नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में बीते 2 हफ्ते से बोध गया में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध धर्मावलंबियों के द्वारा, उस पर लगातार हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं। लेकिन अब उसको लेकर आगे क्या कुछ होगा, क्या रणनीति वहां बन रही है और किस तरीके से उस पूरे प्रोटेस्ट को आगे जोरों के साथ और गंभीर रूप से शुरू किए जाने की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ हो रहा है, उन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे एडवोकेट महमूद प्राचा जी से। सर, आपको इस खबर के बारे में जानकारी होगी जिस तरीके से वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि ये मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन अब जिस तरीके से इसने तूल पकड़ा है, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये तूल भी मामला ये देश की किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ जो सबसे बड़ा जो दुर्घटना कहें या जो सबसे बड़ा अत्याचार कहें या सबसे बड़ा एक तरीके से साजिश कहें, तो वो बुद्ध समाज के साथ हो रही है और बोध गया में हो रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं वो आपस में कोई तालमेल तो है नहीं। सबके जो टॉप लीडर्स हैं वो आरएसएस और बीजेपी ने खरीद रखे हैं। ये प्रॉब्लम जो है इस वजह से, इसीलिए हम अब समाज को, हर समाज को, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो या बुद्धिस्ट समाज हो, सबसे एक बात कह रहे हैं कि हम सब लोगों को मिल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये बात मैं मुस्लिम समाज को बहुत दिन से समझाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन ये हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो सब तो आरएसएस के ही लोग हैं, वो मेरी बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे कि जो काम बुद्धिस्ट समाज के साथ 1949 से हो रहा है, क्या हो रहा है कि उनका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, उसमें 1949 से जो कानून बना उसमें 3 हिंदू लोग भी रहेंगे। मतलब बुद्ध की जो निर्वाण की धरती है उसको संचालित करने के लिए 3 हिंदू रहेंगे, 3 बुद्धिस्ट रहेंगे और 1 डीएम रहेंगे जो उसके चेयरमैन होंगे, और वो भी हिंदू नहीं होंगे। तो किसी बाहर के व्यक्ति को हिंदू को चेयरमैन बनाया जा सकता है, किसी को भी। इतना बड़ा अत्याचार 1949 से हो रहा है। हम अपने सारे समाजों को, सिख समाज को भी, क्रिश्चियन समाज को भी ये समझा रहे हैं कि यही काम आप लोगों के साथ भी होगा, तो हमें इन लोगों की सबसे पहले मदद करनी चाहिए। वो जो ये वक्फ बिल आया उसमें ये बात साफ हो गई कि वक्फ बोर्डों के अंदर भी हिंदू भी रहेंगे, जो बुद्धिस्ट समाज के साथ हो रहा है। तो सेम टू सेम अब मुस्लिम समाज के साथ हो गया, यही एसजी जो सिख समाज और क्रिश्चियन समाज के साथ भी होगा, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ तो हो ही वो रहा है कि उनके सारे अधिकार, सारी नौकरियां। अभी भी मैंने कोई एक रिपोर्ट देखी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 75% नौकरियां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज की जो है वो अपर कास्ट को दे दी गई। तो ये एक ही तरीका जो है उसके लिए अब हम सब लोग, कल हम झांसी में थे, वहाँ जो 9वीं बुद्ध समाज की पूरे देश की एक सम्मेलन हुआ है, उसमें मेरी तो काफ़ी दिन से बुद्धिस्ट समाज के लोगों से बात हो रही थी कि हमें 80,000 जो बुद्ध विहार हैं उनको छुड़ाने के लिए कोई कारगर कार्रवाई करनी चाहिए। तो कल हम लोगों ने, मैंने तो अपनी तरफ से जो मुझे वकीलों का इंतज़ाम करना था, जहाँ पे करना था, तो वो मैंने कर लिया है। तो कल मैंने अनाउंसमेंट भी की है। अब हम जल्दी बुद्ध विहारों के लिए कोई बड़ी एक मुहिम चलाएंगे, अदालत में भी और अदालत से बाहर भी। लेकिन ये जो बुद्ध विहार में अभी ये जो बोध गया में हो रहा है, उसके लिए मेरी गुजारिश है कि सभी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उसके अलावा मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, एक सभी धार्मिक आज़ादी के लिए एक जॉइंट आंदोलन चलाएं, जिसमें जैसे वक्फ बोर्ड पे मैंने अभी आप बताया, वक्फ का जो बिल आया है, वो सब बिलों को निरस्त करके जितनी भी धार्मिक हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका एक जैसा मजबूत कानून आना चाहिए। हम लोग जॉइंट आंदोलन करें, इसके लिए हम पूरी तरीके से तमाम चीज़ों को आप खुद लीड करेंगे? नहीं, लीड मैं नहीं करूंगा, मैं तो पीछे रहूंगा। लीड करने के लिए मैं चाहता हूं आप ये जो कानूनी लड़ाई है वो कोऑर्डिनेट करूंगा, कोऑर्डिनेट करेंगे, लीड नहीं करूंगा मैं। सब समाज, क्योंकि कानूनी लड़ाई भी इस पर, मेरे जो रिश्ते हैं वो सभी समाजों में अच्छे हैं, तो मैं कोऑर्डिनेट करूंगा कि सभी समाज एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये हमारी जॉइंट लड़ाई है। जो हमें बुद्ध विहार के लिए, बोध गया के लिए जो हमें कानून चाहिए, वही हमें वक्फ के लिए चाहिए, वही हमें सारे बुद्ध विहारों के लिए चाहिए कानून। एक ही जैसे कानून हम सभी धर्मों के लोगों के लिए चाहते हैं। हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी उसी प्रकार के, उनके जो धार्मिक और जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उनको इंश्योर करने के लिए भी उसी प्रकार के एक जैसा मॉडल वाले कानून चाहते हैं। उसके लिए हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के कानून का रास्ता कोई बाकी है अभी? क्योंकि कानून के रास्ते से तो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, और उसके नीचे भले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बौद्ध विहार मिले हो, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या में उनको वादी नहीं बनने दिया गया। तो कानूनी रास्ता है उनके पास कुछ? देखिए, कानूनी रास्ता लोगों को संवैधानिक रास्ता के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ।
कानून का रास्ता जो है वो तो है, लेकिन कानून पे अमल नहीं हो रहा ना, फ्रॉड हो रहा है। इस बात को कहने में मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अगर ईमानदारी से कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा तो किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं मिलेगा एक भी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। हाँ, मंदिरों के नीचे बुद्ध विहार हर एक के नीचे मिल जाएंगे, कम से कम 80,000 के नीचे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर कानून का रास्ता ईमानदारी से किया जाए जभी तो, वहां तो बेईमानी से होना ना, दिखाया जाएगा कि कानून का रास्ता है लेकिन कानून के रास्ते से कुछ नहीं होता। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमें आंदोलन के जरिए कानूनी रास्ता क्या होता है, जो संवैधानिक रास्ता हो। मेरा तो ये मानना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो तरीके दिए हैं संविधान के रूप से हमें, वो 80% सड़क पे आंदोलन के पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए होगा काम, 20% अदालतों में भी कार्रवाई करके होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई दूसरा फॉर्मूला किसी के पास है अच्छा इससे, तो वो सामने आए, हम उसकी बात भी मानने को तैयार हैं, लेकिन अदालतों पे पूरी तरीके से निर्भर करना मेरे ख्याल से अपने आप को एक गहरे अंधे कुएं में धक्का देने के बराबर है। सिर्फ 20% रिलीफ हमें अदालतों से मिलेगा, 80% साथ के साथ हमें आंदोलन करने पड़ेंगे और मिलकर करने पड़ेंगे, सभी धर्मों को, सभी धर्म। तो इस पूरे मामले को लेके, बोध गया वाले मामले पर, क्या दिल्ली में भी, जैसा आप कह रहे हैं कि सारे धर्मों को आप एक साथ लेकर इस पर एक बड़ी मुहिम शुरू करना चाहते हैं, तो दिल्ली में इसको लेकर कब हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? आपको जल्दी मिलेगा, इस बारे में मैं पूरी अभी आपको आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, अब जल्दी ही हम आपको बता देंगे। लेकिन इन सब लड़ाइयों से बड़ी लड़ाई एक और है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो वहाँ जो बौद्ध भिक्षु और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी वहाँ बैठे हैं उनके साथ है मुस्लिम समाज? एकदम, मुस्लिम समाज 100% है। हमारे जो ऊपर के जो RSS के, हम उन्हें उलेमाए सू कहते हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी गारंटी हम नहीं लेते क्योंकि वो तो RSS के ही लोग हैं। मुस्लिम समाज पूरी तरीके से है, क्योंकि उनके खुद के गले में भी तो वक्फ बिल लटक रहा है, मतलब प्रैक्टिकली भी देखिए आप, सबकी एक जैसी हालत, सबकी एक जैसी हालत है और एक ही फार्मूले से सबको मारा जा रहा है और एक ही फार्मूले से हम सबका हिफाजत कर सकते हैं, सबकी सुरक्षा कर सकते हैं, सबकी हम इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, जैसा कि ये जो लड़ाई है ये 1949 से चलती आ रही है, लगातार इसमें बीच बीच में लोग खड़े होते हैं, फिर ये दब जाती है, क्योंकि वहाँ दोनों ही धर्मों का प्रैक्टिस लगातार चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अगर आप लोग यहाँ से एक बड़ी मुहिम शुरू भी करते हैं तो क्या आपको वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोगों की मांग को स्थापित कर पाएंगे आप लोग? आसान होगा? आसान तो काम कोई नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर हम लोग सब लोग एक साथ हो जाएं। और अब आसान इसलिए भी है कि सब लोगों की एक जैसी हालत हो गई है, तो इसके लिए हमें RSS और BJP का धन्यवाद भी करना चाहिए कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है, ना क्रिश्चियंस को छोड़ा है, ना मुस्लिम्स को छोड़ा है, ना सिखों को छोड़ा है, ना बौद्धों को छोड़ा है, ना पारसियों को छोड़ा है, ना शेड्यूल कास्ट को छोड़ा है, ना शेड्यूल ट्राइब को छोड़ा है, ना OBC को छोड़ा है। अब अगर बुद्ध समाज की भी देखिए, अगर सच्ची जनगणना होगी कभी तो उसकी जनसंख्या इतनी नहीं होगी, इससे कहीं ज़्यादा होगी। ये मेरा मानना है और मैं तथ्यात्मक रूप से बात कर रहा हूँ। लेकिन संख्या में उनको 1% दिखाते हैं, ये बिल्कुल झूठी संख्या है। लेकिन जैसे जैसे हम सब लोग साथ आएंगे तो ये जो जनगणना के टाइम फ्रॉड होता है उसको भी दुरुस्त करके असली संख्या भी सामने आएगी और तब पता लगेगा कि माइनॉरिटीज़ के लोग इस देश में हैं कितने। धार्मिक माइनॉरिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ पहले, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ मिलके अभी भी हम 46% हैं देश में, 46%, और वो 46% की संख्या कम नहीं होती। जो OBC समाज है वो तो किसी भी हालत में क्या मनुवादी मानसिकता के साथ जाएगा या इस बड़े चंग के साथ रहेगा? हमारे साथ तो वो हमारे भाई और बहन हैं, वहाँ वो शूद्र हैं। तो इसमें कोई लॉजिक में कोई भी मतलब कहीं भी हमें कहीं भी कठिनाई नज़र ही नहीं आती है। सिर्फ बात यह है कि जो साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं, जो घास के अंदर हरे रंग के सांपों के थ्रू साजिशें हो रही हैं, उसको हमें ओवरकम करना है। बाकी ये काम ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सिर्फ अच्छे लोगों की तलाश करना जरूरी है। सर, एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगी कि जब भी बौद्ध विहार की या बुद्ध की बात हो तो उससे अगर हम प्रधानमंत्री को ना जोड़े, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं भी बाहर जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले बुद्ध याद आते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से। उनके गांव में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा संग्रहालय बना है बुद्ध का। तो इन सब के बावजूद उनकी नज़रों में ये कुछ नहीं है इस मामले को लेकर, उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से आपको लगता है कि कोई भी कुछ भी कहेगा? देखिए, एक तो आप नाम लेके बताया करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा। अभी 2014 से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। अच्छा। उससे पहले कोई और थे, उससे पहले कोई और थे, उससे पहले कोई और थे। अब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब मेरी समझ में आया, हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को छोटा करने में माहिर हैं।
उसका उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत देश के इतने बड़े पद के गरिमाओं को नीचा करने के लिए उनकी बात पे कौन भरोसा करता है। वो तो बुद्ध का भी नाम लेते हैं, तो उसमें मतलब अब बुद्ध का नाम तो कोई भी लेगा, तो बुद्ध ही हैं। प्रधानमंत्री जो तो उसमें से कुछ चुराते हैं नाम में से, जैसे बाबा साहब का नाम इस्तेमाल किया इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के तुरंत बाद बाबा साहब की फोटो ही हटा दी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, तो वो तो उसमें से नोचते हैं कुछ, चाहे बुद्ध का नाम हो या बाबा साहब का नाम हो, वो नोचने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ चुरा के अपने पास ले आए, इस पर्पज से करते हैं। उनकी मन की भावना तो पूरी तरीके से मनुवाद के लिए है, बुद्ध के नाम को। और बुद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसने मनुवाद के ऊपर सबसे मजबूत प्रहार किया था, तो प्रधानमंत्री जी कभी भी उस पीड़ा को भूल पाएंगे? अब वो तो बाहर जाके अगर ये बोलेंगे कि मैं मनुवादी हूँ, तो फिर उनका क्या असर होगा? इसलिए बुद्धवादी बोलना पड़ता है, ये समझे आप। वो छल कपट है, वो ईमानदारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन तमाम मुद्दों पे हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।